हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के वीडियो नंबर 5 की, यानी कि 5वें पोर्शन की बात कर रहे हैं पार्ट की हम। इससे लास्ट में हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए जो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर P cos θ1 माइनस के cos θ2 आता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की, और आपका वो नया टॉपिक होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन आपने इसी चैप्टर में पहले भी पढ़ा है, लेकिन वो ऊर्जा जो थी वो निकाय की थी, यानी कि आवेशों के कारण थी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, एग्जाम के अंदर जौन सा भी डेरिवेशन आपसे पूछा जाए आप वही जवाब देंगे। अगर द्विध्रुव की पूछा है तो ये डेरिवेशन करेंगे, और सिंपल वैद्युत स्थिति जब पूछा है तो जो इससे पहले मैंने डेरिवेशन कराया था तीसरी वीडियो में, तब आपको वो करना है। ठीक है भाई, ऊर्जा हमेशा कार्य के बराबर होती है। मैं ये बात आपको पहले भी कई मरतबा रिपीट कर चुका हूँ। ऊर्जा जब भी निकालनी हो हमेशा क्या देंगे, कार्य के बराबर हो। इसकी ऊर्जा हमेशा कार्य के बराबर होती है। कौन से कार्य के बराबर होती है? देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, और मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के बाहर ये वैद्युत द्विध्रुव है भाई आपका, ये वाला। तो इस द्विध्रुव को अनंत कहलाता है वैद्युत क्षेत्र के। अगर हम बाहर की बात करते हैं तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जो भी कार्य होगा, द्विध्रुव को अनंत से मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो भी कार्य होगा, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को हमेशा U से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? इसके लिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, यानी कि इसका व्यंजक कर रहा हूँ भाई। डेफिनेशन तो होगी आपकी, अब व्यंजक सुनिए। हमने मान लिया कि आपका ये द्विध्रुव यहाँ पर रखा हुआ है, सपोर्टेड, ये इस तरह से रखा है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है P, यानी कि इस तरफ प्लस रहा होगा, इस तरफ माइनस रहा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है बताओ? वही 12 होती है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इस द्विध्रुव को मुझे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। ध्यान दीजिए, ये प्लस है, मान लीजिए माइनस है, तो ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर तो नहीं आया, अभी आधा आया। जब ये पूरा आ जाएगा तब ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर माना जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से देखिए, जब हम द्विध्रुव को 0 डिग्री के कोण पर ला रहे हैं, क्योंकि P की भी वही दिशा है और E की भी वही दिशा है, तो कोण बनेगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के कोण पर ला रहे हैं शुरुआत में, तो जब हम इसे अंदर की ओर लाएंगे तो क्लियरली ये बात हो जाती है कि आप इसे सपोर्ट डेट यहाँ पर ला के आपने इसे छोड़ दिया, सपोर्ट डेट है ना, यहाँ पर ले आए आप इसे। ये द्विध्रुव की लंबाई 12 होगी। द्विध्रुव का नाम वही हमारा AB होता है, प्लस का आवेश हो गया और माइनस का आवेश हो गया। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जब हम इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए तो माइनस का जो आवेश है वो प्लस से फालतू चल रहा, प्लस तो यहीं रुक गया, तो माइनस की तरफ फालतू चल रहा, 2L दूरी फालतू चल रहा है। तो इस फालतू दूरी को तय करने में जो भी कार्य होगा वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ पर? तो इसे हम अंदर से बाहर से अंदर लेके आ गए, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जब द्विध्रुव को हम इस प्रकार लाते हैं कि P की दिशा और E की दिशा समान हो, तो माइनस का Q आवेश प्लस Q से 2L दूरी अतिरिक्त तय कर रहा है। अतिरिक्त दूरी तय करने में ही हमें कार्य निकालना है। ठीक है ना? तो इसलिए द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य, और ये जो कार्य होगा 0 डिग्री कोण का होगा, और कार्य का फॉर्मूला यहाँ पर वही बल गुना विस्थापन होता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा अलग तरीके से। माइनस Q आवेश पर बल, क्योंकि वही फालतू चल रहा है, आवेश पर बल गुना में तय अतिरिक्त दूरी, जो फालतू की दूरी चल रहा है, तय अतिरिक्त दूरी। क्लियर है भाई? माइनस Q आवेश पर बल, बल का फॉर्मूला है बराबर Q यू होता है, क्या अतिरिक्त दूरी कितनी है बताओ? 2L। ठीक है, यहाँ पर ये जो माइनस है तो बाहर ले लिया, Q गुना में 2L को हमने एक जगह ले लिया और E को हमने बाहर ले लिया। ये जो Q गुना 2L है, ये एक जगह मैंने कहा था जब भी मिल जाए हमेशा एक जगह ले लिया करो, क्योंकि आवेश गुना बीच की दूरी को स्मॉल p कहते हैं,
और स्मॉल p का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है भाई आपका? इस वैल्यू को उठा के वहां रख दीजिए, इसलिए कार्य बराबर हो जाएगा माइनस का p। ठीक, और परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा के हिसाब से अगर हम चले तो परिभाषा से यह कार्य जो हुआ है कि द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U नॉट बोलेंगे से U0, क्या बोलेंगे से भाई? U0। इस कार्य को हम क्या बोलेंगे? द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U0 कहलाता है। अच्छा, मैंने इसे U0 क्यों नाम दिया? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि 0 डिग्री के कोण का कार्य है वो, इसलिए ऊर्जा भी 0 डिग्री की होगी। ठीक है, और इस तरह से U0 का फॉर्मूला बन जाएगा U0 माइनस का P। पॉइंट क्लियर है भाई आपको? अगर अब आगे अगर मैं डेरिवेशन को बढ़ाऊं, यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर लाए या थीटा कोण पर घुमाए, तो बताओ थीटा कोण पर घुमाए तो जब हम थीटा कोण पर घुमाते हैं तो इससे पिछले ही डेरिवेशन में मैंने पढ़ा है तो कार्य करना पड़ता है भाई। घुमाए तो अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया था। अतिरिक्त कार्य W बराबर PE 1 माइनस के कोस थीटा। इससे लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको, करना पड़ेगा। यानी कि अगर थीटा कोण पर लाओगे तो यो कार्य तो है आपका W बराबर माइनस के PE, ये तो है बाहर से भीतर लाने का कार्य, समझिए बात को। और अगर थीटा कोण पर घुमाओगे तब यो कार्य और करना पड़ेगा, है ना। इसलिए द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई? कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर, इसे लिखेंगे हम U नोट में अतिरिक्त कार्य और जोड़ दीजिए। U नोट का मान है माइनस का P, अतिरिक्त कार्य कितना हुआ है बताओ? PE 1 माइनस के कोस थीटा। क्लियर है भाई? इसे माइनस का P ऐसे लिखिए, अंदर गुना करा दीजिए, इसकी हो गया PE और ये होगा माइनस का PE कोस थीटा। क्लियर है? प्लस माइनस ये कट जाएगा, वैल्यू बच जाएगी आपका माइनस का PE कोस थीटा। इस तरह से स्थिर ऊर्जा का जो फॉर्मूला आता है वो ये आ जाता है U बराबर माइनस का PE कोस थीटा। पॉइंट समझ में आ गया आपको? निश्चित तौर पे बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक एक और है, और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा कि एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें हम किसी आवेशित कण की गति किस प्रकार से होती है। ठीक है, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति हमें बतानी है ना। आवेशित कण की गति, देखिए भाई ध्यान दें, सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का तरीका क्या होता है। तो वो सिंपल सा तरीका मैंने आपको गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में बताया था कि अगर हम दो प्लेटें ले लें और उनको दोनों प्लेटों में से एक पर धनावेश दे दें और दूसरी पर उतना ही ऋणावेश दे दें, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान होगा पक्का। ठीक है, तो हमने मान लिया ऊपर वाली प्लेट तो हमने प्लस ले ली, सपोज दैट नीचे वाली प्लेट हमने माइनस ले ली, तो इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र है कैपिटली वो एक समान होगा पक्का। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, मान लो जिस पर क्यों आवेश है, ठीक है, ये इसमें लंबवत प्रवेश कर रहा है विवेक से। कौन से मान? विवेक से प्रवेश कर रहा है। तो अगर यो कण धनावेशित होगा तो माइनस प्लेट की ओर जाएगा नु, और यो कण अगर ऋणावेशित होगा तो प्लस प्लेट की ओर जाएगा। आपका जो नोट्स है उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉन यही ले लेता हूँ, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो धीरे धीरे यो जैसे अंदर एंटर करेगा इस वैद्युत क्षेत्र में, तो धीरे धीरे प्लस प्लेट की ओर जाता रहेगा। इस तरह से इसका जो पथ बनेगा वो परवलयकार बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कण की जो गति होती है आवेशित कण की वो परवलयकार होती है। अब इसके लिए मुझे डेरिवेशन निकालना है। सपोज दैट इस अगर मैं सीधा लाइन को ले और यहाँ पर इस बिंदु की बात करूँ, ठीक,
तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन हो गया y, ऊर्ध्वमेय विस्थापन कहलाता है। और दूरी जो मैंने क्षैतिज में तय करी है, क्षैतिज मतलब सीधा, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर या नीचे। क्षैतिज दूरी तो x तय करी है और ऊर्ध्व जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ, y हुआ। इस पॉइंट पर इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर QE, और Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश फिलहाल ले लेंगे E। और समझ में आ गया आपकी? इस तरह से गति होगी। तो मुझे यहाँ y का डेरिवेशन निकालना है। और चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इस पर आवेशित कण पर कितना बल लगता है। ठीक है, क्योंकि बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर QE। फिलहाल इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो आवेश E ले लूंगा, EE पॉइंट समझ। इसलिए इलेक्ट्रॉन की गति में त्वरण निकाल लेंगे भाई। बल तो निकाल लिया, गति में त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण A बराबर फॉर्मूला होता है आपका F बटे में M। F की वैल्यू फिलहाल EE है और बटे में M। ठीक है, छोड़ दीजिए इसे। अब इसके बाद दो तरह की इसमें गति हो रही है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। एक तो क्षैतिज गति हो रही है, दूरी तय कर रहा है, एक ऊर्ध्वाधर हो रही है। तो पहले मैं बात करता हूँ क्षैतिज गति के लिए, है ना। जब बात क्षैतिज की होगी तो सब कुछ क्षैतिज का लेंगे, क्षैतिज गति के लिए। अच्छा ये बताइए कि जो बल लग रहा है वो ऊपर को लग रहा है क्या? जब बल ऊपर को लगेगा तो त्वरण भी ऊपर को ही होगा इसका, अर्थात इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 होगा। और जिस दिशा में त्वरण 0 होता है वहां सिंपल चाल बराबर दूरी बटे समय, और जहां पर त्वरण होता है वहां पर लगेंगे गति के समीकरण। ये ध्यान रखने की बात है कि 11वीं क्लास में सिखाते हैं। फिलहाल क्षैतिज गति में त्वरण नहीं है तो इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है बताओ, v। दूरी कितनी तय करी है, x। समय कितना है भाई, t। यहाँ से t का मान निकाल लीजिए, x बटे में v। क्लियर है भाई, छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं आप ऊर्ध्व गति के लिए। अगर मैं बात करूं ऊर्ध्व गति के लिए तो मैंने कहा भी कि यहाँ त्वरण है तो गति के समीकरण लगेंगे, और गति का समीकरण लगेगा दूसरे वाला h बराबर ut प्लस 1/2 at²। बस u की जगह uy इसलिए लिखूंगा क्योंकि y दिशा में है। पॉइंट क्लियर है। h विस्थापन कितना है बताओ, y। uy का मतलब प्रारंभिक वेग है। प्रारंभ में जो कण गति कर रहा है वो x दिशा में कर रहा है। जब गति x में हो रही तो y में वेग कितना होगा बताओ, 0। ध्यान रखना, ये 0 हो गया। प्लस 1/2, a का मान ऊपर से रख दीजिए, EE बटे में m। यहां से रख देंगे ठाक। और t का मान यहां से रख दीजिए, x बटे में v का होल स्क्वायर। यहां से रख देंगे, उठा देंगे। इसे सोल्व कराइए। जब आप इसे सोल्व कराओगे तो वैल्यू आएगी 1/2 EE बटे में m, और v का होल स्क्वायर आया होगा mv², और इंटू में आ जाएगा x²। ये आपका समीकरण होता है। ठीक है, यहाँ से मैं किस तरह पता लगेगा कि परवलय है। तो परवलय की एक पहचान होती है कि अगर कोई समीकरण x में 2 घात है और y में उसकी 1 घात है तो वो परवलय की समीकरण होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण आता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उसकी जो गति होती है, मार्ग जो होता है उसका, वो परवलयकार होता है। पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।